नमस्कार दोस्तों हेमरॉयड एक्टोमी एक ऐसी सर्जरी है जो कि बवासीर का ऑपरेशन करने के लिए की जाती है। और ये सर्जरी तब की जाती है जब बवासीर में दर्द, खुजली और एनस के आसपास गांठें बन जाती है। हेमरॉयड एक्टोमी ओपन, क्लोज्ड, स्टेपल्ड या रबर बैंड लाइगेशन तकनीक द्वारा भी किया जा सकता है। और इस सर्जरी में मरीज को सेडेटिव दिया जाता है और इसे पूरा होने में 45 मिनट से अधिक समय नहीं लगता है। ये सर्जरी मुख्य रूप से बवासीर की सूजन और लालिमा से आराम पाने के लिए की जाती है। हालांकि सर्जरी में सूजन और ब्लीडिंग का बहुत अधिक खतरा है जो कि कुछ हफ्तों तक रह सकता है और इस सर्जरी के बाद व्यक्ति को ठीक होने में 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। दोस्तों बात की जाए कि बवासीर का ऑपरेशन क्या होता है, तो हेमरॉयड एक्टोमी गंभीर और बड़ी बवासीर को निकालने के लिए किया जाने वाला एक प्रभावी ऑपरेशन है। बवासीर वे टिश्यूज़ होते हैं जो कि हमारी गुदा, जहां से आप मल त्यागते हैं, उसके अंदर या बाहर प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। और ये टिश्यूज़ फिकल कॉन्टिनेंस के लिए बहुत लाभदायी होते हैं। फिकल कॉन्टिनेंस पेट की क्षमता होती है जिसकी मदद से मल का रिसाव होने से रोका जाता है। हालांकि जब इन नसों में दबाव बढ़ जाता है, वे बड़ी हो जाती है, चिपक जाती है और इनमें से खून आने लगता है, तो इस स्थिति को आम भाषा में बवासीर या पाइल्स कहा जाता है। पाइल्स या बवासीर का सबसे सामान्य कारण होता है कब्ज होना। अन्य कारणों में गर्भावस्था, शिशु का जन्म, मोटापा और शारीरिक तनाव हो सकता है। इसके लक्षणों की बात करें तो गुदा के आसपास दर्द होना, पतला मल आना, लाल रंग का मल आना, गुदा में खुजली होना और एनस के आसपास गांठें बनना। बवासीर के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: आंतरिक, प्रोलेप्स्ड और बाहरी। आंतरिक बवासीर एनस के अंदर मौजूद होती है। प्रोलेप्स्ड बवासीर जो है वो एनस से बाहर फूल कर आ जाती है और बाहरी बवासीर एनस के बाहर मौजूद होती है। अत्यधिक बवासीर को बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है, जिनमें इलाज में दवाएं, आहार और व्यायाम शामिल है। डॉक्टर इस सर्जरी की सलाह तब दे सकते हैं जब बवासीर पर दवाओं वगैरह का कोई प्रभाव न हो और वे बहुत बड़ी हो, या फिर आपको दर्दनाक लक्षणों से आराम देने के लिए भी ये किया जा सकता है। हालांकि बवासीर के ऑपरेशन में अत्यधिक जटिलताएं हो सकती है और ये स्थिति वापस से भी हो सकती है। दोस्तों बात की जाए कि पाइल्स का ऑपरेशन क्यों किया जाता है, तो डॉक्टर इस सर्जरी की सलाह कुछ कारणों से देते हैं, जैसे कि बवासीर के दर्द और बेचैनी से राहत देने के लिए और साथ ही साथ गुदा से ब्लीडिंग को रोकने के लिए। बात की जाए कि बवासीर का ऑपरेशन कौन नहीं करा सकता है, तो कुछ तरह के लोग बवासीर का ऑपरेशन करवा सकते हैं, जैसे कि जिन्हें आंतरिक बवासीर हो और उसका आकार बहुत बड़ा हो, आंतरिक बवासीर जो कि नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट से ठीक न हो पा रही हो, बड़े बाहरी पाइल्स, बाहरी और आंतरिक बवासीर, स्ट्रैंगुलेटेड हेमरॉयड जो कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एनल स्फिंक्टर हेमरॉयड तक खून पहुंचाने में अवरोध उत्पन्न करती है, जिसके कारण ये दब जाती है। और बात की जाए कि बवासीर का ऑपरेशन करवाने की सलाह कुछ स्थितियों से ग्रस्त लोगों को नहीं दी जाती है, जैसे कि सामान्य एनेस्थेसिया से एलर्जी या फिर कुछ विशेष दवाओं के प्रति एलर्जी या हार्ट, किडनी और फेफड़ों से जुड़ा कोई रोग। साथ ही साथ रेक्टोसिल जो कि एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें योनि और रेक्टम यानी कि बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा, उसको अलग करने वाले टिश्यूज़ फूल जाते हैं। अनियंत्रित ब्लीडिंग संबंधी विकार, जैसे कि कुछ स्थितियां जैसे कि हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी और नॉन विलेब्रांड रोग, जिसमें कि रक्त के थक्का जमने की स्थिति प्रभावित हो जाती है। साथ ही साथ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ यानी कि वे रोग जिनमें पाचन तंत्र में सूजन आ जाती है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन रोग। रेक्टल वेरिसेस एक ऐसी स्थिति जिसमें रेक्टम की कुछ नसें फूल जाती है। उसके साथ पोर्टल हाइपरटेंशन का होना यानी कि धमनियों में रक्त प्रवाह का बढ़ना, और पोर्टल वेन यानी कि वे नस जो कि पाचन अंगों से लिवर तक रक्त को ले जाती है। और साथ ही साथ बेज लाइन फिल इनकॉन्टिनेंस यानी कि मल पर नियंत्रण न रख पाना। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि पाइल्स की सर्जरी से पहले क्या तैयारियां की जाती है। तो आपको बवासीर का ऑपरेशन करवाने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अपने डॉक्टर को बताएं। यदि आप गर्भवती हैं, आप जो भी दवा, सप्लीमेंट, हर्बल दवाएं, विटामिन, ड्रग्स वगैरह ले रहे हैं, यदि आप दिन में 2 गिलास से ज़्यादा शराब पीते हैं, यदि आपको फ्लू, जुकाम, बुखार या अन्य कोई बीमारी है, डॉक्टर आपको कुछ समय के लिए कुछ दवाएं लेने को मना कर सकते हैं, जैसे कि आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, नेप्रोक्सेन, वारफरिन, क्लोपिडोग्रेल वगैरह। और आप सर्जरी के समय तक कौन सी दवा ले सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर से बातचीत कर लें। डॉक्टर आपको सर्जरी से खाने पीने के निर्देश देंगे कि आपको किस समय आपको खाना पीना छोड़ना है, और साथ ही यदि आपसे किसी भी तरह की दवा लेने को कहा जाए तो आपको उसे थोड़े से पानी के साथ लेना है, क्योंकि पानी पीने से मना किया जाएगा। यदि आप धूम्रपान करते हैं तो ये छोड़ दें और धूम्रपान से आपका ठीक होने का जो समय है वो बढ़ जाएगा।
और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बवासीर का ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों सर्जरी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर या फिर कंसल्टिंग रूम में सर्जन द्वारा की जा सकती है। ये प्रक्रिया शुरू करने से पहले आपको जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा ताकि आप प्रक्रिया के दौरान सो जाए और आपको दर्द महसूस ना हो। बात की जाए कि बवासीर का ऑपरेशन किसी भी प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि बात की जाए क्लोज्ड हेमरॉयड एक्टोमी की, तो ये सबसे सामान्य तौर पर प्रयोग किया जाने वाला एक तरीका है जिसका प्रयोग आंतरिक बवासीर का इलाज करने के लिए किया जाता है। पाइल्स को किसी तेज धार उपकरण द्वारा निकाला जाएगा जैसे कि कैंची, स्केपल्स या फिर लेज़र, और इसके बाद घाव को सील करके बंद कर दिया जाएगा और ये टाँके आमतौर पर 7 से 10 दिनों में ठीक हो जाते हैं और इस प्रक्रिया की सफल होने के 95% संभावना होती है। दूसरा होता है ओपन हेमरॉयड एक्टोमी। तो ये प्रक्रिया क्लोज्ड हेमरॉयड एक्टोमी की ही तरह है, हालांकि इसमें पाइल्स को हटाकर घाव को खुला छोड़ा जाता है और ये तब किया जाता है जब पाइल्स की संख्या और स्थिति इस तरह से होती है कि घाव को बंद करने पर इन्फेक्शन और चोट लगने का खतरा बहुत अधिक होता है। उसके बाद बात की जाए स्टेपल्ड हेमरॉयड एक्टोमी की, तो इस प्रक्रिया में एक गोल स्टेपलिंग उपकरण का प्रयोग करके पाइल्स के बड़े हिस्से को निकाला जाता है और ये प्रक्रिया उन लोगों में की जाती है जिन्हें बार बार बवासीर होती है। और बात की जाए रबर बैंड लाइगेशन की, तो रबर बैंड लाइगेशन आमतौर पर आंतरिक हेमरॉइड्स के लिए की जाती है। डॉक्टर आपके एनस में एक एनोस्कोप डालते हैं ताकि पाइल्स को देखा जा सके और एक विशेष उपकरण की मदद से पाइल्स के निचले हिस्से को रबर बैंड से बांधा जाएगा जिससे कि टिश्यूज़ में रक्त का प्रवाह रुक जाएगा और कुछ ही दिनों में हेमरॉइड्स सूख जाएंगे। इस प्रक्रिया को पूरा होने में जो भी समय लगेगा वो इस बात पर निर्भर करता है कि पाइल्स किस जगह पर हैं और कितनी संख्या में हैं। आमतौर पर इस प्रक्रिया में 15 से 45 मिनट तक का समय लगता है। सर्जरी के बाद आपको दूसरे कमरे में भेज दिया जाएगा और आपको एनेस्थीसिया के कारण हुई सुस्ती से ठीक होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। मेडिकल स्टाफ एक पतला कपड़ा आपके एनस में डाल देंगे और जब तक डॉक्टर आपको विशेष निर्देश न दें तब तक उस कपड़े को न निकालें। हालांकि जब आपको मल त्यागने जाना होगा तो ये स्वयं ही बाहर आ जाएगा। साथ ही यदि आपको अभी भी सुस्ती महसूस हो रही है तो आपको लोकल एनेस्थीसिया दिया जाएगा जिसके कारण आपको 6 से 12 घंटे तक दर्द महसूस नहीं होगा। सर्जरी के बाद आपको रात भर अस्पताल में रहने को कहा जा सकता है और जैसे ही आपके शरीर से जनरल एनेस्थीसिया का असर कम हो जाए तो आप एक बार पेशाब कराएं ताकि ये सुनिश्चित करने के लिए कि आपको एनेस्थीसिया और सर्जरी के बाद कोई भी समस्या नहीं है। आपको घर जाने के लिए किसी रिश्तेदार, मित्र या परिवारजन की ज़रूरत पड़ेगी। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि बवासीर के ऑपरेशन की जटिलताएं क्या है, इससे क्या क्या खतरे जुड़े हो सकते हैं। तो पहला है चक्कर या कमजोरी और ये लक्षण 7 से 10 दिनों तक रह सकते हैं। अनियमित अंतराल में ब्लीडिंग होना, ये 4 हफ्ते तक रह सकता है। सर्जरी के बाद दर्द होना, डॉक्टर आपको इसके लिए दवाएं देंगे। कब्ज़ की बात करें तो आपको कब्ज़ से बचने के लिए फाइबर युक्त आहार लेने होंगे। सर्जरी के स्थान पर इन्फेक्शन होना, तो ये सर्जरी के बाद आमतौर पर नहीं होता। यदि आपको सर्जरी के स्थान पर गर्माहट और लालिमा महसूस हो रही है तो डॉक्टर को तुरंत बताएं। अत्यधिक ब्लीडिंग होना, यदि आपको सर्जरी के 4 हफ्तों बाद भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसके बारे में डॉक्टर को बता दें। मल त्याग करने की प्रक्रिया अनियंत्रित हो जाना, और ये होने का खतरा बहुत ही कम है, लेकिन जिन महिलाओं के एनल स्फिंक्टर में क्षति हुई है या जिनकी एनल सर्जरी हुई है उन्हें इसका खतरा अधिक हो सकता है। साथ ही साथ दोबारा बवासीर हो जाना, पेशाब करने में तकलीफ होना और एनल के हिस्से में इन्फेक्शन होना। यदि आपको कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि तेज़ बुखार, गंभीर ब्लीडिंग, कब्ज़ जो कि दवा लेने के बाद भी 3 दिन से ज़्यादा हो गई है, पेशाब करने में समस्या, लालिमा और दर्द होना या अत्यधिक सूजन या स्राव आना, तो आपको डॉक्टर को तुरंत सूचित करना चाहिए। और बात की जाए कि डॉक्टर के पास कब जाना होगा, तो आपको सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते के बाद अस्पताल जाना होगा या फिर डिस्चार्ज के समय डॉक्टर के बताए अनुसार अस्पताल जाएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।